हाँ भाई, तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब तैयार हैं? क्या बात है, शाबाश। पहले से इंतजार कर रहे हैं, देखकर बहुत हार्दिक खुशी हुई। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले देखिए, रोज की प्रथा जो है अपनी, क्या है कि वीडियो को एक बार आप लोग शेयर मार दिया करिए आते ही, ठीक है? मेरे आने से पहले ही 2-3 मिनट जैसी क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक, थोड़ा शेयर मार दिया करिए, क्योंकि यूट्यूब का जो है नोटिफिकेशन सब तक पहुंचता नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है? हाँ, अक्सर आप लोग कमेंट करते हो सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। एक बात मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आपको जाना कब बंद कर दे यूट्यूब, जब आप किसी चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप उसको क्लिक किया करिए। भले 1-2 मिनट देखकर छोड़ दिया करिए, लेकिन क्लिक जरूर किया करिए। आप क्लिक करना बंद कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाएगा, ठीक है? ये यूट्यूब का नियम कानून है, पता नहीं क्यों यूट्यूब जाने अपना, ठीक है? बट थोड़ा सा एक बार शेयर मार दिया करिए, एक बार जोरदार लाइक ठोंक दीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है अपने 2021 बैच के लिए, तो कुछ बातें अपने को समझनी है। पहली बात तो बेसिक से पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ नहीं अपने को, ठीक है? सब कुछ लेके चलना है, क्योंकि अपने को नहीं पता ना एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठा देगा। हम कह रहे हैं एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्वेश्चन कहाँ से उठाना है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हाईलाइट कर सकते हैं कि पिछले साल मैक्सिमम यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो अपनी जगह, लेकिन अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं, ठीक है? जल्दी पढ़ेंगे चिंता, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में पता चला कि जो जो पॉइंट आपने स्किप किए, जो जो पॉइंट छोड़ा, और एग्जामिनर ने एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन बना दिया, है ना? कहो सर हमने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में, ठीक है? बेसिक से एक एक चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले आवेश से शुरुआत करेंगे, ठीक है? आवेश क्या होता है सब लोग जानते हो। बहुत तेजी से देखो, लेक्चर हम लोग बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, जो बच्चे इस बार 2021 के लिए जो टारगेट करके पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप 12th पास आउट हो चुके हैं, तभी आप यहां पर हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आवेश क्या होता है बेसिक से डिस्कस करेंगे हम लोग, बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, ठीक है? आवेश क्या है, तो आपने बताया कि सर आवेश वस्तु का एक गुण है। हमने पूछा कैसा गुण है, तो आपको सर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है ना? आपने बताया सर आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, ठीक है? और इसीलिए हम कहते हैं वस्तु क्या हो गई, वस्तु आवेशित हो गई है, ठीक है? इतना सबको पता है। आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? आवेश का मात्रक क्या होता है, हम अगर आवेश के एसआई मात्रक की बात करें, देखिए यही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? एसआई मात्रक तो आपसे नहीं पूछने वाला है, लेकिन आवेश के जो अन्य मात्रक है उसके बारे में आपसे सवाल पुटअप किया जा सकता है, ठीक है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है, ठीक है? और आवेश का सीजीएस मात्रक अगर आपसे पूछ ले, हो सकता है शायद आपको ना पता हो। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? आवेश का सीजीएस मात्रक है फ्रैंकलिन। क्या है? आवेश का सीजीएस मात्रक है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ईएसयू। क्या बोलते हैं? ईएसयू, ठीक है? फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना? ईएसयू कहते हैं। एक ईएसयू में होता है 1/3 × 10⁻9 कूलाम होता है। ये एक ईएसयू का मान होता है, ठीक है? एक ईएसयू को हम लोग, एक और शॉर्ट फॉर्म होता है इसको हम लोग स्टैट कूलाम भी कहते हैं, ठीक? इसी तरह से आवेश का एक अन्य मात्रक होता है ईएमयू। क्या होता है? ईएमयू। और एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम, ठीक है? आवेश का एक और मात्रक है फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। ये आवेश का इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है ना? देखिए हम लोग पॉइंटर्स पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज चीजों का एनालाइज करते चलेंगे, ठीक है? थ्योरी लिखने को नहीं आने वाली किसी भी टॉपिक पे आपके एग्जाम में, आप सबको पता है, अच्छे से पता है। तो हम लोग पॉइंट वाइज चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवेश का एक और अन्य मात्रक है जो हम लोग यूज करते हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता हो, ठीक है? एक और मात्रक है एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा, ठीक है? और ये होता है आपका 3600 कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है? 3600 कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है? 3600 कूलाम के बराबर होता है। क्या मात्रक होता है? एम्पियर आवर, एम्पियर इंटू घंटा, ठीक है? ये भी आवेश का एक मात्रक होता है और ये 3600 कूलाम के बराबर होता है। समटाइम्स ये भी कहीं कहीं यूज किया जाता है,
ठीक है, तो ये हो गया आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आवेश कैसी राशि है, तो आवेश आपको सर आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अगर आपको आवेश को जोड़ना हो तो आप सिंपली बीजगणितीय योग कर लेते हो। कैसे कर लेते हो, बीजगणितीय योग करते हो, आवेश बीजगणितीय योग कर लेते हो। इसका मतलब अगर आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर -3 कूलाम आवेश दिया गया, फिर से उसको +4 कूलाम आवेश दिया गया, फिर से उसको 10 कूलाम आवेश दे दिया गया, तो बताओ उस पर टोटल कितना आवेश आया। तो आप कहो सर सिंपली इसको जोड़ लेंगे, -3 + 4 और +10 कर देंगे तो आ जाएगा +11 कूलाम उस वस्तु पर आवेश आ गया। ठीक है, सिंपली हम लोग बीजगणितीय योग ले लेंगे। ठीक है, क्यों भाई, बात समझ में आ रही है। हाँ, ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बोलिए भाई, सभी को इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते चलिए। जो बच्चे 11, 12, 13 कर रहे हैं उनको बता दूं बेटा ये नीट का बैच है। ठीक है, 11, 12 में जो इस समय है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो 11, 12 पढ़ चुके हैं ये उनके लिए बैच पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो जो ऑलरेडी 11, 12 पढ़ चुके हैं उनके लिए है। तो जो 11 में है, जो 12 में है, वो ना पढ़ें। ठीक है, वो बिल्कुल ना पढ़ें, वो अपने बोर्ड पे फोकस करें। अभी बहुत समय आपको मिलता है नीट एग्जाम के लिए। ठीक, साथ में आप पढ़ना चाहते हैं फिर आप यहाँ 11, 12 मत करिए। फिर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अपना टारगेट 2021 है, तो उसके हिसाब से वेटेज जिस चैप्टर का ज्यादा है, जिसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, मैं उस पर फोकस करके चलूंगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं एकदम बेसिक पढ़ाऊंगा। लेकिन जो आप लोग को, कुछ लोगों को लग रहा हो सर स्पीड शायद ज्यादा लग रही हो आपको, लेकिन नहीं, अगर आपने बेसिक पढ़ा तो स्पीड बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे तभी कवर भी हो पाएगा सिलेबस अपना। ठीक, तो ये हो गया आपका आवेश। आवेश के बारे में पूरा परिचय हो गया, आवेश क्या होता है। ठीक, फिर आवेश के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। तो आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश, और दूसरा आपका होता है ऋण आवेश। दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश कब आता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मैंने कहा ना आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होगी, तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि बहुत बेसिक बता रहे हैं सर, तो आप आज की क्लास स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ पॉइंट जरूर आपको मिलेंगे जो आपके लिए नया होगा। ठीक है, लेकिन आज की क्लास एकदम बेसिक होगी, इसीलिए आज थोड़ी स्पीड मेरी हल्की सी ज्यादा भी है। ठीक है, तो धन आवेश कब आता है, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋण आवेश कब आता है, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं है, अधिकता भी नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर उतने ही प्रोटॉन हैं, तो हम इस वस्तु को बोलते हैं ये वस्तु वैद्युत उदासीन है। क्या है, ये वस्तु वैद्युत रूप से उदासीन है। क्या है, ये वस्तु वैद्युत रूप से उदासीन है। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो इस वस्तु को हम वैद्युत उदासीन वस्तु कहते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अब जो आपके आवेश होते हैं, जरा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो हम लोगों को आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट आप कहोगे कि सर अगर सजातीय आवेश हैं, सर अगर सजातीय आवेश हैं, कैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश। सजातीय किसे कहते हैं, सजातीय किसे कहते हैं, जिसकी प्रकृति समान होती, जिसकी प्रकृति समान होती, यानी कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच होता है प्रतिकर्षण, इनके बीच होता है प्रतिकर्षण होता है इनके बीच, है ना। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक, यानी कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आपने निगेटिव चार्ज ले लिया है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर विपरीत प्रकृति के आवेश अगर हैं, विजातीय आवेश जिसको बोलते हैं, विजातीय आवेश, विजातीय, इसको आप कह सकते हो विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के अगर आवेश आपके पास हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यानी आपके पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, इनके बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, लेकिन अगर एक आवेशित वस्तु है, अगर आपके पास एक आवेशित वस्तु है, एक वस्तु आपकी आवेशित है, कैसी है, एक वस्तु आपकी आवेशित है, आवेशित, और दूसरी वस्तु जो है
आवेशित है और जो दूसरी वस्तु है वो अनावेशित है, वो अनावेशित है। ठीक है, अगर एक वस्तु आपके पास आवेशित है और दूसरी वस्तु अनावेशित है तो इनके बीच भी आकर्षण बल ही लगता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर एक वस्तु आवेशित है दूसरी वस्तु अनावेशित है, ठीक है, ये मैं वस्तु की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वस्तु की बात कर रहा हूं, तो इनके बीच आकर्षण बल ही लगेगा। ठीक है, यहां से हमने एक चीज सीखा कि विपरीत प्रकृति के आवेश, पॉइंट नोट करने वाला कौन सा है कि विपरीत प्रकृति वाले आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एक वस्तु जिस पे आवेश है और दूसरी वस्तु जिस पे आवेश नहीं है वो भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक वस्तु आवेशित है और ये किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस वस्तु पर आवेश है कि नहीं है, क्योंकि इस पे आवेश होगा तब भी आकर्षण होगा, इस पे आवेश नहीं होगा तब भी आकर्षण होगा। दोनों स्थितियों में आवेशित वस्तु इसको आकर्षित करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि आकर्षण जो होता है, आकर्षण जो होता है वो श्योर टेस्ट नहीं होता, ये श्योर टेस्ट नहीं होता। श्योर टेस्ट मतलब अगर एक वस्तु दूसरे को आकर्षित कर रही है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि दोनों वस्तु पर आवेश है कि नहीं, हो सकता है दूसरी वस्तु पर आवेश ना हो। ठीक है, इस पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। लेकिन जब प्रतिकर्षण की बात करें तो प्रतिकर्षण तभी संभव है जब दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश हो। इसका मतलब जो प्रतिकर्षण होता है वो श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग होता है। ये क्या होता है, ये श्योर टेस्ट होता है। यानी अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आवेशन के लिए श्योर टेस्ट क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे आप ऐसा क्या होता है जिससे आप 110% श्योर होकर कह सकते हो नहीं दोनों वस्तुओं पर आवेश है। तो आप कहोगे कि सर अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं तो 110% दोनों आवेशित हैं, लेकिन अगर आकर्षित कर रही हैं तो हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि एक वस्तु पर आवेश हो और दूसरी वस्तु पर आवेश विपरीत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए प्रतिकर्षण को श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग माना गया है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात इसके साथ जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि अगर हम ये कण ले लें, हमने अभी जहां पर वस्तु लिखा था वस्तु की जगह अगर हम कण लिख दें, क्या लिख दें, अगर हम वस्तु की जगह पे कण लिख दें, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक कण आवेशित है, अगर एक कण आवेशित है और दूसरा कण अनावेशित है, दूसरा कण अनावेशित है, तो इन दोनों के बीच में कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कहोगे सर वस्तु और कण को रिप्लेस कर दिया, हमने केवल क्या किया, जो दो वस्तुएं थी हमने उसको दो कण कह दिया, एक कण पर आवेश है दूसरे कण पर आवेश नहीं। देखो ऐसे ही पॉइंट, छोटे पॉइंट पे, छोटे छोटे की पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वस्तु की जगह कण कह देगा और आप कहोगे कि क्वेश्चन में लिख देगा क्या एक आवेशित कण दूसरे अनावेशित कण को वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित कर सकता है। आप लिख के आ जाओगे कि हाँ हमने पढ़ा है कि एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन फिर से ध्यान सुनिए, आपने पढ़ा है कि एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को, ना कि कण को, है ना। ध्यान रखिएगा, वैद्युत बल के लिए आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे लिख रहा हूं, वैद्युत बल के लिए आवेश जरूरी है, आवेश जरूरी है, वैद्युत बल के लिए आवेश जरूरी है, बिना आवेश के वैद्युत बल नहीं लगेगा। फिर आप कहोगे कि सर एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को क्यों आकर्षित कर रही है, तो हम आपको रीजन बता देते हैं उसका। मान लीजिए ये एक आवेशित वस्तु है, आपने इसके बगल में एक कोई अनावेशित वस्तु रख दी जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। मान लेते हैं कि आपने इसके बगल में एक अनावेशित वस्तु रख दी जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं, तो होगा क्या कि प्रेरण, आप लोग जानते होंगे, प्रेरण के कारण इस अनावेशित वस्तु पर क्या होगा, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इस पॉजिटिव की ओर इसके इलेक्ट्रॉन खींच के चले आएंगे सारे, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन खींचकर चले आएंगे इसकी ओर। ठीक है, और इधर क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो इसके दूसरे हिस्से पर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा हिस्सा पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर पूरा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, क्योंकि ये ज्यादा पास में है तो इस पे आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वह दूर है तो इस पे आकर्षण बल कम लगेगा, सॉरी प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, है ना। यानी कि फाइनली इस एक वस्तु पर दो तरह के बल लग रहे हैं, एक निगेटिव पे आकर्षण, एक पॉजिटिव पे प्रतिकर्षण, और क्योंकि निगेटिव वाला पास है आकर्षण बल ज्यादा है इसलिए इनका परिणामी हो जाता है F1 - F2, और फाइनली एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यहां से पॉइंट पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे
कि एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु को क्यों आकर्षित कर सकती है, तो आप कहोगे कि प्रेरण के द्वारा, है ना, प्रेरण के द्वारा अनावेशित वस्तु क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। प्रेरण के द्वारा अनावेशित वस्तु ध्रुवित हो जाती है और इसी कारण, चार ऑप्शन आपको दे सकता है, बहुत से उसमें ऑप्शन एग्जामिनर बना सकता है आपके लिए। तो एक अनावेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को किससे आकर्षित करती है, क्योंकि अनावेशित वस्तु प्रेरण द्वारा ध्रुवित हो जाती है, इसलिए परिणामी आकर्षण बल कार्य करने लगता है। लेकिन जब कण की बात करेंगे तो कण का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने कोई दो कण ले लिए, हमने कोई भी दो कण हमने मान लो ले लिए, एक कण हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण हमने ले लिया प्रोटॉन। अब इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हमने एक कण ले लिया इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण ले लिया न्यूट्रॉन, है ना, तो इस पे आवेश है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो अकेले एक कण है, जो वस्तु है वो कई कणों से मिलकर बनी हुई है ना। इसलिए न्यूट्रॉन का आप कहो सर इसमें प्रेरण द्वारा ध्रुवण नहीं होगा, इसमें प्रेरण द्वारा ध्रुवण नहीं होगा, प्रेरण द्वारा ध्रुवण नहीं होगा। और यही कारण है कि एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से या एक प्रोटॉन से वैद्युत बल द्वारा आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताओ भाई, बोलो भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई, प्रभाकर की बात सुन लो। ये आवारा पशु जो होते हैं एक दूसरे जगह जा करके ये ऐसे मुंह मारते रहते हैं, यहां भी चले आए हैं। क्लियर है? चले आगे चलें, आगे चला जाए। नोट्स बेटा देखिए, जैसे मैं बना रहा हूं आपको ऐसे मेरे साथ नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से नोट्स बनाते चलना है मेरे साथ। ठीक है, मैंने आपसे कहा क्लास नोट्स मस्ट है, आपको जरूर 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 बनाते चलना है। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए गुड, ठीक है आगे चलते हैं। आवेश का एक गुण ये हो गया, आप समझ गए। दूसरी बात, आप एक चीज समझ रहे हो कि किसी वस्तु पर जब भी आवेश आता है, ठीक है, किसी वस्तु पर जब भी आवेश आता है तो उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। या तो उस वस्तु से, मान लो एक वस्तु है, इस पे अभी कोई आवेश नहीं, Q बराबर 0 है, या तो आप क्या करते हो कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो, n इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देते हो, और या तो इस वस्तु से आप n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो। तो जब इस वस्तु में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आई? अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते, रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं निगेटिव चार्ज आता है। तो एक बात ये समझना है कि जब हम किसी वस्तु को निगेटिव चार्ज देते हैं तो होता क्या है कि उसका अपना मास अगर m था तो होता क्या है कि इसमें इसके अपने खुद के मास के साथ साथ n इलेक्ट्रॉनों का मास भी जुड़ जाता है, और अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसके मास में से n इलेक्ट्रॉनों का मास रिमूव हो जाता है ना। इसका मतलब किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट जाता है, और किसी वस्तु पे इससे दो तरह सवाल बन सकते हैं। क्या किसी वस्तु को आवेश देने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल पड़ेगा। दूसरा सवाल बन सकता है कि किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उस पे उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहो किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और किसी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यहां से एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि अगर आवेश किसी वस्तु पे स्थानांतरित हो रहा है तो साथ ही साथ द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो रहा है। मतलब आप कहोगे कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। क्या? बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। आवेश संभव नहीं है ना। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। ठीक, अगर आवेश स्थानांतरित होगा तो आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट आप कह सकते हो कि अगर बिना द्रव्यमान के आवेश संभव है तो क्या सर बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है क्या? क्या बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है क्या? तुम कहेंगे बिल्कुल आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है।
ठीक है, आप कहोगे सर बिना 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 आवेश के द्रव्यमान संभव है, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, द्रव्यमान संभव है ना, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। ठीक है, अगर हो सकता है किसी वस्तु पे आवेश ना हो परंतु द्रव्यमान हो, जैसे कि न्यूट्रॉन, एक कण की बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रॉन पे आप कहोगे सर न्यूट्रॉन पे आवेश तो नहीं है परंतु द्रव्यमान है ना, इसका आवेश 0 है लेकिन द्रव्यमान 0 नहीं है, तो रिवर्स स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बात थी यहां पे, ठीक, कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव है कि नहीं संभव। फिर अगर हम बात करें बेसिक कि आवेश ये बने किससे हैं, ये सारे आवेश किससे बने हुए हैं, तो हम कहेंगे हमारे जो आवेश बने हुए हैं, यानी कि बेसिक इकाई जो होती है किसी भी वस्तु में जो आवेश की, वो होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किससे बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने हुए हैं क्वार्क से। किससे बने हुए हैं? क्वार्क से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने हुए हैं क्वार्क से। क्वार्क दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है अप क्वार्क, और दूसरा आपका होता है डाउन क्वार्क। बात समझ में आई? एक आपका होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क। जैसे हम कहते हैं भाई कि पदार्थ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आपको सर परमाणु बनेगा, परमाणु को तोड़ेंगे क्या बनेगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो हम लोग क्या बनेगा, क्वार्क और एंटी क्वार्क बनेगा, है ना, सॉरी क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क बनेगा। अप क्वार्क आपका होता है +2e/3, है ना, जहां पे ई को हम लोग बोलते हैं इकाई आवेश या मूल आवेश। ई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई आवेश, या इसको हम कहते हैं मूल आवेश। इकाई आवेश या क्या बोलते हैं इसको, मूल आवेश बोलते हैं। ठीक है, ई को क्या बोलते हैं, इकाई आवेश या मूल आवेश बोलते हैं। और ई का मान आप सब जानते हो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये ई का मान होता है। ध्यान रखिएगा, ई है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे इतना ही ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे इतना ही धन आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे इतना ही धन आवेश होता है। ठीक है, एक पे इतना निगेटिव, दूसरे पे इतना पॉजिटिव। और यही ई को जब ब्रेक करते हैं हम लोग, यही आवेश को माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम ब्रेक करते हैं तो अप क्वार्क डाउन क्वार्क बनता है। अप क्वार्क होता है +2e/3, डाउन क्वार्क होता है -e/3, है ना। और इन्हीं के कॉन्फ़िगरेशन से सारे मौलिक कण बने होते हैं। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, तो हम कहेंगे इसमें 3 डाउन क्वार्क होते हैं। देखो ये बेसिक जानकारी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क होता है और 3 डाउन क्वार्क होता है, इससे मिलकर के न्यूट्रॉन बना होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी चीज दी हुई है, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करेंगे, उसके पॉइंट वाइज पॉइंट हर चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आप लगाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर आप उसके लगाइएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, क्योंकि 2 बातें होती है, एक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव अगर है तो वो आपके लिए नहीं, दूसरी बात क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यूज हो रही है, खूब अवकलन समाकलन हो रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सब जेई के लिए होते हैं। ठीक है, आपके लेवल पे बहुत ज्यादा जिसमें मैथमेटिक्स यूज हो रही है, अवकलन समाकलन, वो आपके यहाँ कभी नहीं आएगा। आप उठा के प्रीवियस देखो, कोई भी चीज का सोल्यूशन जानना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप PYQ सॉल्व कीजिए बस, सिंपली, कुछ नहीं, आप सिंपली PYQ सॉल्व करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उनको लगाइए, नोट्स पढ़ने के बाद, जो भी लेक्चर अटेंड करने के बाद आप तुरंत उसको PYQ सॉल्व करिए। आप देखिए कि क्या आपसे वो PYQ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आप देखिए क्या जो चीजें सर बता रहे हैं, क्या कुछ ऐसा ही पैटर्न एग्जाम का रहा है क्या। सर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप चेक करिए PYQ चेक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप चेक करिए जो पिछले साल पूछे गए हैं। आप देखिए क्या बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जिसमें इन्वॉल्व हो क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, तो नीट के लिए ये सारी चीजें नहीं है, वो सारी चीजें जेई के लिए हो जाती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का भी हर क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन नंबर आप उसके लगाइए, आप वो क्वेश्चन नंबर उसके लगाइए, बस ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बोलिए बात समझ में आ रही है? इतनी किसी को इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। बोलो भाई, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है?
दीपक शर्मा आप उल्टे समझ रहे हो, मैंने कहा बिना द्रव्यमान के आवेश स्थानांतरित नहीं हो सकता है, उल्टा समझ रहे हो आप। और जो आप बता रहे हो तार पतला क्यों नहीं होता है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आवेश का एक्चुअल मोशन नहीं होता धारा प्रवाहित होते समय, आवेश का केवल वाइब्रेशन होता है बस, इलेक्ट्रॉन केवल वाइब्रेट करते हैं बस, एक छोटे से स्थान पे मूव करते हैं, टकराते हैं, लेकिन वो अपने धातु को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वो केवल भ्रम है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला जाता है। धीरे धीरे चीजों को जानोगे, ठीक है, क्लियर इतनी बात सभी को, आगे चला जाए, चले शाबाश। तो ये आवेश के सबसे इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हम लोग जान रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और चलते हैं आवेश के बारे में और समझते हैं हम लोग। तो बेटा जो आवेश होता है आपका, जो आपका आवेश होता है ये संरक्षित होता है। क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित होता है मतलब क्या है? संरक्षित होता है मतलब, संरक्षित होता है मतलब किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। कुल आवेश किसी भी निकाय का क्या रहता है? वो नियत रहता है। कुल आवेश किसी भी निकाय का हमेशा नियत रहता है ना। वो चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं हो, चाहे भौतिक अभिक्रियाएं हो, चाहे नाभिकीय अभिक्रियाएं हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो आवेश आपका संरक्षित रहता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भी संरक्षित रहता है ना, भौतिक परिवर्तन में भी, भौतिक अभिक्रिया जो भी भौतिक परिवर्तन उसमें भी अभी रहता है, और नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी ये संरक्षित रहता है। मतलब निकाय का कुल आवेश कभी भी, निकाय का कुल आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे नाभिकीय अभिक्रिया की हम बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर समटाइम्स होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में, है ना। आपको सर बात अजीब एकदम कर रहे हैं, आप एकदम अजीब बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी ये त्याग कर देता है, ठीक है, कुछ एनर्जी लगती है साथ में। तो अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, लेकिन राइट हैंड साइड देखें अगर हम लोग तो प्रोटॉन पर आवेश होता है +E, प्रोटॉन पर आवेश होता है +E और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E। टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 0, है ना। ये अभिक्रिया नाभिक के अंदर होती है। और सम टाइम प्रोटॉन क्या करता है कि प्रोटॉन जो कन्वर्ट हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है, सम टाइम जो प्रोटॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में और साथ में एक पॉजिट्रॉन एमिट कर देता है ना। प्लस बीटा, ये माइनस बीटा है, ये प्लस बीटा है, ठीक है। ये क्या होता है? ये माइनस बीटा कण होता है और ये होता है आपका प्लस बीटा कण। ये नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे तो द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, बहुत ढेर सारी ऊर्जा लगती है तब ये द्रव्यमान बनता है, ठीक है। ये सब लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन आवेश की बात करें तो यहाँ पे आवेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आवेश कितना है? तुम कहो सर आवेश इस पे +E है, और यहाँ पे अगर आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन का आवेश 0, इसका आवेश +E, तो यहाँ पर भी आवेश कितना है? +E ही है ना। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए नाभिकीय अभिक्रिया के, इस दोनों अभिक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा तो संरक्षित नहीं है, कण उत्पन्न हो गया है, द्रव्यमान उत्पन्न हो गया है, लेकिन आवेश फिर भी संरक्षित है। और भी दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, युग्म विनाश और युग्म उत्पादन। युग्म विनाश, युग्म विनाश और आप कह सकते हो युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन। युग्म विनाश और युग्म उत्पादन दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें भी आवेश संरक्षित होता है। युग्म विनाश में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन नष्ट हो जाते हैं, है ना, नष्ट हो जाते हैं और ऊर्जा निकलती, गामा किरणें निकलती हैं, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अगर हम बात करें अभिक्रिया के लेफ्ट साइड पे तो यहां पे द्रव्यमान 0 नहीं है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। लेकिन राइट हैंड साइड जो गामा किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में द्रव्यमान 0 होता है, नहीं द्रव्यमान नष्ट हो चुका है ना। अगर मैं इसकी गति ऊर्जा को इग्नोर करूं जो कि बहुत कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो आपको अक्सर यहां पर इनकी ऊर्जा ऑलमोस्ट 0 है ना। लेकिन यहां पे गामा किरणों में बहुत ह्यूज अमाउंट पे ऊर्जा निकल रही जो कि 0 नहीं है ना। लेकिन आवेश की बात करूं तो यहां पर आवेश +Q +E -E यानी कि आवेश यहां 0 है, और यहां तो तरंगे हैं और तरंगों में कोई द्रव्यमान नहीं होता, और द्रव्यमान नहीं होता तो यहां पे आवेश क्या होगा? 0 होगा। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, ऊर्जा संरक्षित नहीं, लेकिन आवेश फिर भी संरक्षित है ना। इसी के विपरीत होता है युग्म उत्पादन। इसमें क्या होता है कि गामा फोटोन जब नाभिक से गुजरता है, ठीक है, अब बहुत सिंपल शब्दों में समझे कि 2 गामा फोटोन हैं
इनकी एनर्जी खर्च होती है। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गामा फोटॉन की, तो इसकी एनर्जी जीरो नहीं है, बहुत हाई एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। गतिज ऊर्जा को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा है जो कि इग्नोर कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो ऊर्जा है, गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई द्रव्यमान नहीं होता जिसमें द्रव्यमान जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान जीरो नहीं है। लेकिन आवेश की बात करूं तो ऊर्जा में आवेश हो नहीं सकता, और यहां पर भी आवेश प्लस ई और माइनस ई बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो युग्म उत्पादन, युग्म विनाश दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान संरक्षित नहीं होते, लेकिन आवेश फिर भी संरक्षित होता है। और एक बात, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी प्लस मास जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है, एनर्जी प्लस मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक एएमयू मास को अगर हम खर्च करते हैं तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है ना। नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 ग्राम, देखो कितनी बेसिक बात है, 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा निहित है। 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा निहित है, बता सकते हो क्या? 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा निहित है, बता सकते हो? ठीक है, ये आपसे पूछा गया था कि 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा निहित है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, 1 ग्राम द्रव्यमान में ऊर्जा निकालने के लिए आप कह रहे हो, तो आप कहोगे सर आइंस्टीन का इक्वेशन E = mc² लगा दो। m कितना होता है, तुम कहेंगे 1 ग्राम दिया हुआ तो 1 × 10⁻³ कर दो, और c का मान 3 × 10⁸ आप जानते हो, इसका स्क्वायर कर दो। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ - 3 × 9 × 10⁻16। तो आप कहोगे सर E की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻13 जूल। इतनी ऊर्जा जो है वो एक ग्राम द्रव्यमान को नष्ट करने में निकलेगी। जो भी ऑप्शन उसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। मैंने कलर बहुत गंदा ले लिया, आई नो, आई एम सॉरी, कलर बहुत गंदा ले लिया मैंने, कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों को, कलर बहुत ज्यादा गंदा ले लिया है मैंने। mc², ये हो जाएगा आपका E = 1 × 10⁻³ इंटू, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ की पावर स्क्वायर। तब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल, है ना। ये नीट का ही पिछले साल पूछा हुआ, पिछले साल शायद पूछा हुआ, 19 या 20 में पूछा हुआ सवाल है ये। हाँ भाई ठीक है, कलर मैंने चेंज कर लिया, अभी समझ में आ रहा है। बोलो भाई, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, ऊर्जा संरक्षित नहीं, लेकिन दोनों का योगफल हमेशा संरक्षित होता है, हमेशा नियत होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आवेश के और गुण की बात कर लेते हैं। आवेश जो है आपका, नेचर ने आवेश को क्वांटीकृत करके रखा हुआ है। आवेश क्या है, आवेश क्वांटीकृत है, आवेश क्वांटीकृत है ना। क्वांटीकृत है का मतलब क्या हुआ, क्वांटीकृत, क्वांटा मतलब होता है पैकेट, क्वांटा मतलब क्या होता है, क्वांटा इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब हो सकता है लैटिन ग्रीक भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है पैकेट, ठीक है। और आवेश भी पैकेट्स के रूप में होता है, क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए आप उस पर या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे और या तो उस पर इलेक्ट्रॉन डालोगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते आप। हाँ, एक बात और यहां से इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जो क्वार्क थे, क्वार्क जो थे वो अस्थाई थे, क्वार्क अस्थाई कण थे, क्वार्क स्थायी कण नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके 3 क्वार्क को उठा के अलग अलग आप नहीं रख सकते हो, क्वार्क मित्र अस्थाई कण है। अगर क्वार्क अस्थाई कण है, इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। तो सबसे छोटा आवेश अगर आपसे कोई कहे, सबसे छोटा आवेश कोई कहे, सबसे छोटा आवेश, तो सबसे छोटा आवेश जो होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक प्रोटॉन का आवेश, जो कि होता है E के बराबर, है ना। यानी दुनिया में सबसे छोटा आवेश पॉसिबल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे छोटा आवेश दुनिया में संभव नहीं है, ये सबसे छोटा आवेश है दुनिया में, ठीक है। तो आवेश क्वांटीकृत क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़, इसको नहीं तोड़ सकते, इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, है ना। ये मिला होता है क्वार्क एंटी क्वार्क से, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो अलग अलग नहीं रहेंगे स्वतंत्र अवस्था में,
ठीक है, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, नहीं ब्रेक कर सकते तो अलग अलग आप E/3 नहीं निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली E निकाल सकते हो बस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, जितने उस पर ऐड करोगे, उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर उसका आवेश आ जाएगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2E, 3 इलेक्ट्रॉन 3, 10 इलेक्ट्रॉन का 10E, n इलेक्ट्रॉन का आवेश Ne हो जाएगा। तो अगर आप उसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो प्लस Ne, और n इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो प्लस Ne, अगर n इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो माइनस Ne आ जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का आवेश कभी भी पॉसिबल नहीं है 2/3E, है ना, नहीं पॉसिबल है। 0.2E नहीं पॉसिबल है, ठीक है, 1.7E नहीं पॉसिबल है, ये सारे आवेश पॉसिबल नहीं है। यही क्वांटीकरण है, जब भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, n के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। n क्या है, n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है, n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है ना। n का मान कभी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। बोलो, इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है? बताओ भाई, किसी कोई प्रॉब्लम? ये प्रज्ञा को और इसको ब्लॉक करो, कार्तिक को हटाओ, इन दोनों को बकवास कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आवारागर्दी करने आते हैं, आप पढ़ने आते हो तुम लोग। सीरियस स्टूडेंट्स केवल मुझे चाहिए हैं। ओके बेटा, सभी को क्लियर है? हम्म, 100 दिन का सीरियस बैच है ये, है ना। इतना एक क्लास में जो कंटेंट दे रहा हूं, ये 3-3, 4-4 क्लास का कंटेंट है। मेरे को भी मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए, और यहां पर तुम लोग फालतू बकवास कर रहे हो। आगे चलें, ठीक है। तो आवेश क्वांटीकृत है, और आवेश के क्वांटीकरण पे आपसे 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। देखिए, अपने को क्या है ना, बहुत ही एकदम प्रिसाइज होकर स्टडी करनी है। क्वांटीकरण पे आपके 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल ये बन सकता है, जब आपको n दे के रखेगा, n गिवन होगा और आपसे पूछेगा q का मान कितना होगा, है ना। पहले टाइप का सवाल पूछ सकता है। दूसरे टाइप का सवाल जो आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि आपको q गिवन होगा। दूसरे टाइप के सवाल में आपको q गिवन होगा, q आपको गिवन होगा, q दिया होगा और आपसे n का मान पूछेगा, है ना। तीसरे टाइप में सवाल आपको q देगा और पूछेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, है ना। 3 तरह के सवाल इसके ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। एक आपको आवेश दे देगा, कहेगा ये आवेश संभव है कि नहीं संभव है, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक एक क्वेश्चन में तीनों पे यहां पे ले रहा हूं, इतने में ये एक क्वेश्चन लग जाएगा अपना, जितनी जगह है। एक एक क्वेश्चन में तीनों पे ले रहा हूं। आपको रहे किसी वस्तु पे n बराबर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, साम्य स्थिति से इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है ना। अगर किसी वस्तु पे इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है, उस पर कितना आवेश होगा। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो अधिक शब्द ये बता रहा है कि उस पर निगेटिव चार्ज होगा, है ना। बराबर Ne लगा देते हैं, तो Q बराबर आपको मिल जाएगा 10⁵5 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कर देंगे, तो Q की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 1.6 इंटू 10⁻14 कूलाम। टाइप नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन बनेगा। टाइप नंबर 2 जो क्वेश्चन आपसे इससे फॉर्म होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन कठिन नहीं आता है। 10-20% क्वेश्चन वो आसान नहीं, बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। मतलब सीधी सीधी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देता है कुछ तो, ठीक। हर क्वेश्चन कठिन है। दूसरे टाइप क्वेश्चन जो आपसे फॉर्म हो सकता है, वो कहेगा Q बराबर +6 माइक्रो कूलाम आवेश है, तो बताओ कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है ना। ये आप देखकर बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो आपको फिर हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर Q/E हो जाएगा। Q का मान 6 माइक्रो कूलाम, तो 6 × 10⁻⁻6, है ना। याद रखिएगा, माइक्रो कूलाम कोई अलग से मात्रक नहीं है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, पीको मतलब होता है 10⁻, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, पीको मतलब होता है 10⁻12, है ना। ये प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए। कभी कभी डबल माइक्रो लगा देता है, बोलता है माइक्रो कूलाम, है ना। लड़के कहते हैं लगता है मिसप्रिंट हो गया क्या, नहीं मिसप्रिंट नहीं हो गया। डबल माइक्रो का मतलब हो गया 2 बार 10⁻⁻6 गुणा करना, 10⁻12, इसका मतलब वो कितना होता है, इसका मतलब होता है 6 पीको कूलाम, है ना। तो ये मत सोच रहा मिसप्रिंट हो गया है,
क्योंकि देखने में ऐसा लगता है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया एग्जामिनर से, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे आप, पॉइंट हटाएंगे यहां 0 बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 आएगा, ये 15 आ जाएगा, है ना। 15/4 को सॉल्व करेंगे 3.75 आएगा क्या, शायद इतना ही आएगा, ठीक है। 3.75 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा, 19 में 6 कितना बचा 13। इतने इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक, तुमको अक्सर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, प्लस का मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तीसरे टाइप का सवाल बन सकता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है कि क्या किसी वस्तु पर 4 गुणे 10 की घात माइनस 20 कूलाम आवेश संभव है या नहीं है, आवेश संभव है अथवा नहीं, संभव है अथवा नहीं संभव है ना, ये पूछ सकता है। क्या किसी वस्तु पे इतने आवेश संभव नहीं संभव है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है, आप कहोगे सर 10 की घात -20 का मतलब इस आवेश का मान तो इकाई आवेश से भी छोटा है, और इकाई आवेश सबसे छोटा आवेश है, तो आप कह सकते हो, वहीं से देख के कह सकते हो कि सर ये आवेश संभव नहीं है ना, क्योंकि 4 गुणे 10 की घात -20 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भी छोटा है, और वो सबसे छोटा आवेश है, उससे छोटा आवेश संभव नहीं है ना। दूसरा आप कह सकते हो एन का मान अगर निकालें तो Q बाई ई कर देंगे, और Q का मान यहां दिया हुआ है 4 गुणे 10 की घात -20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको डेसिमल उड़ाएंगे, यहां पे 0 बढ़ाएंगे, तो 8 गुना 16 8 पंजे 40, ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा -1, यानी कि यहां पे n की वैल्यू आ गई 0.25, कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 0.25, और 0.25 एक फ्रैक्शन है, और n हमेशा एक इंटीजर होगा, इसलिए आवेश का ये मान भी संभव नहीं है। इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चौथे टाइप का क्वेश्चन आपके इस पे एक और बन सकता है, जो कि पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा ही आप कर सकते हो, बहुत आसान है। क्वेश्चन ये पूछा था, मैंने कहा ना कि साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं उससे मैच करते चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा था कि किसी चालक से 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो उससे 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, प्रवाहित होने में, आंसर दीजिए मुझे, आंसर दीजिए, कितना समय लगेगा, है ना। सवाल पढ़ दे रहा हूं, शायद में राइटिंग आपको कम समझ में आए, इसलिए रीड कर दे रहा हूं कि किसी चालक से 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, 1 सेकंड में 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन उससे प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए कि उससे 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। बता सकते हैं क्या, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, वो 0.25 आएगा, 10 की घात -1 भी ऊपर जाएगी ना, ध्यान नहीं दिया शायद आपने, वो 0.25 आएगा। आंसर दीजिए, तो कुछ लोगों को यहां से मैं गेट आउट कर दूं। बहुत फ्रेश बैच चाहिए मुझको, ये सिर्फ सीरियस बच्चे। दस की घात -4 सेकेंड, 10 की घात -4 सेकेंड। अच्छा देखते हैं, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। सॉल्व किया जाए, चलिए देख लेते हैं। प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, टी बराबर दिया हुआ है 1 सेकंड,
प्रति सेकंड मतलब t बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और 10 कूलाम आवेश दिया है, Q का मान भी आपको दिया हुआ है, ठीक। Q का मान भी आपको दिया हुआ है कि 10 कूलाम आवेश प्रवाहित कराना है, ठीक। और 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। पहले बताओ 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? 1 सेकंड में आवेश की मात्रा क्या होगी बताओ? 1 सेकंड में आवेश की मात्रा, तो Q इज इक्वल टू एन ई लगा दें, है ना। तो आपको सर Q इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 5 गुणे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी कि Q इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14, है ना। इतने कूलाम प्रति सेकंड, है ना। 1 सेकंड में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है ना। तो आप कहोगे सर 10 कूलाम में लगा समय क्या होगा? में लगा समय क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 100 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी? एक नियम है, कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है मुझे लग रहा है ना। एक नियम है, एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 100 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी? तुमको अक्सर डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 1 सेकंड में इतना है तो इतने में कितना समय लगेगा? तो सर 10 बटे डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14 कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 14, ऊपर एक 14 प्लस का हो जाएगा। इतने सेकंड लगने वाले हैं, है ना, इतने सेकंड लगने वाले हैं। अब इसी को क्वेश्चन में हो सकता है कि घंटे में बदल के दे दिया हो, मिनट में बदल के दे दिया हो, तो अगर आंसर सेकंड में दिया ऑप्शन में तो आप सेकंड में टिक कर दीजिए। आपको अगर दिया है ऑप्शन में मिनट में आंसर दिया तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, अगर घंटे में आंसर दिया है तो 2 बार 60 से डिवाइड कर दीजिए। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, जैसा ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। बात समझ में आ रही है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। 6.25 10 टू द पावर 14, बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों का आंसर सही आया था। टाइम निगेटिव, किसका टाइम निगेटिव हो गया भाई? किसका टाइम निगेटिव हो गया यहां पे? कुछ भी 10 की घात 14 आएगा पीयूष जी, -14 नहीं 14 आएगा, है ना। और पावर में अगर निगेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब निगेटिव नहीं होता बेटा। निगेटिव, परिमाण वाला निगेटिव यहां लगता है, पावर वाला निगेटिव मैग्नीट्यूड को बताता है। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? इतना कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आवेश के बारे में बेसिक जानकारी आज हम ले रहे हैं पूरी तरह से। आवेश आज हम लोगों को खत्म करना है, मेरा टारगेट है आज के दिन में आवेश खत्म करेंगे, कल दिन में न्यूटन का पूरा, फिर कूलाम का पूरा नियम खत्म करेंगे, ठीक है। अब आवेश, जरा आवेश के बारे में एक और चीज जान लेते हैं कि किसी वस्तु को कैसे पता करते हैं कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं है। तो किसी वस्तु का आवेशन का पता लगाने के लिए, आवेशन का पता लगाने के लिए, आवेशन का पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉनदर्शी। क्या यूज करते हैं? स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉनदर्शी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉनदर्शी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? कांच का एक जार होता है और कांच के इस जार में यहां पर एक कॉर्क लगा होता है और इसमें एक लोहे की रॉड एक लगी होती है, मतलब मेटल की रॉड लगी, लोहा जरूरी नहीं है, अच्छा चालक होगा, कॉपर एल्यूमिनियम कोई रॉड लगी होती है, ठीक है। और यहां पर 2 सोने की पत्तियां लगी होती हैं। सोने की पत्तियां क्यों लगी होती है? उसका कारण है कि बहुत हल्का होता है और इसकी बहुत ही पतली चादर बनाई जा सकती है, और ये पतली चादर इतनी हल्की होगी कि थोड़ा भी आवेश आएगा तो तुरंत उससे प्रतिकर्षित होकर के कोई न कोई डिफ्लेक्शन शो कर देंगे, हम समझ जाएंगे कि हाँ इस पे आवेश आ गया है, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसी वस्तु में आवेशन का पता लगाने के लिए। इसमें हम लोग आवेश का ये भी पता लगा सकते हैं, आवेश है कि नहीं है ये भी पता लगा सकते हैं, पहली चीज। और है तो कैसा आवेश है, कैसा आवेश है ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। मतलब आवेश की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं और आवेश है कि नहीं है ये बात भी इस डिवाइस की हेल्प से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? जब हम इसको 2 तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसको आवेशित कर सकते हैं चालन द्वारा और दूसरा कर सकते हैं प्रेरण द्वारा। अब चालन क्या होता है, प्रेरण क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो इसको हम एक चालन द्वारा आवेशित कर सकते हैं, दूसरा प्रेरण द्वारा कर सकते हैं। देखिए अपने को पॉइंट्स पढ़ने, क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, है ना। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन दर्शी से क्या पता कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी पता कर सकते हैं, आवेश की प्रकृति पता कर सकते हैं, आवेश है कि नहीं ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे आवेशित कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रेरण द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं और इसको हम लोग चालन द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन रिवर्स पूछ सकता है कि आवेशन का पता लगाने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जा सकती है, तो उसका नाम है स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉनदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन आपका, क्योंकि नाम है तो नाम वो इंग्लिश में लिख सकता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो परेशान मत होना, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉनदर्शी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं, तीन विधियां हो सकती हैं आवेश को स्थानांतरित करने के लिए, तीन विधियां। पहली विधि है घर्षण, है ना, दूसरी विधि है चालन और तीसरी विधि है प्रेरण। किसी भी वस्तु पर इन तीन विधियों से हम लोग आवेश दे सकते हैं, इन तीन विधियों से किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कर सकते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। घर्षण में क्या होता है, की पॉइंट समझना है बस, की पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक वस्तु पर, पहली वस्तु पर भी आवेश नहीं होगा, दूसरी वस्तु पर भी आवेश नहीं होगा, पहला पॉइंट है ना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। पॉइंट नंबर 2 जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जब हम दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाएंगे, है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देके निकाला जा सकता है। घर्षण से जो सतह पर ऊष्मा उत्पन्न होती है वही ऊष्मा का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आएगा +Ne चार्ज और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आएगा -Ne चार्ज। तो दूसरा नोट करने वाला पॉइंट है कि दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है किंतु प्रकृति विपरीत होती है। क्या, दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है किंतु प्रकृति विपरीत होती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चालन में क्या होता है, चालन में एक वस्तु पर पहले से आवेश होता है, ठीक, और जब हम इसको दूसरी वस्तु से कनेक्ट करते हैं तो एक पे आवेश होता है और दूसरे पर आवेश 0 होता है। जब इन दोनों को हम तार से जोड़ देते हैं, जब इन दोनों को हम तार से जोड़ देते हैं तो समान प्रकृति का आवेश दोनों पर आ जाता है ना। तो नोट करने वाली दो बातें हैं कि पहले एक पर आवेश होता है दूसरे पर नहीं होता है। दूसरी पॉइंट कि जब दोनों को जोड़ा जाता है दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आता है, इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश आया था। आवेश का परिमाण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह डिपेंड करेगा वस्तु के आकार एवं आकृति पे। लिख लेना, आवेश का परिमाण किस पर डिपेंड करेगा, कितना आवेश आया। Q1 तो आपका जो भी एक कम हो जाएगा और Q2 जो है ये डिपेंड करे किस पर, वस्तु के, वस्तु नहीं वस्तुओं, दोनों के वस्तुओं पर निर्भर करेगा, वस्तुओं के आकार आकृति पर निर्भर करेगा। वस्तुएं गोलाकार हैं कि घनाभ हैं कि मेटल है, शीट प्लेन है, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई। ठीक है, घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है यह मुख्यतः अधातुओं में यूज किया जाता है, अधातुओं में, मुख्यतः अधातुओं में यूज किया जाता है। चालन जो होता है यह मुख्यतः धातुओं में, धातु मतलब चालकों में, मुख्यतः धातुओं में यूज करते हैं हम लोग। प्रेरण दोनों में हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रेरण दोनों में हो सकता है, प्रेरण दोनों में होता है, प्रेरण दोनों में होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक वस्तु आवेशित होती है और दूसरी वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। एक वस्तु आवेशित होती है, दूसरी वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। जब बगल में रखते हैं तो क्या होता है कि इस पर आवेश, अभी हमने कुछ देर पर डिस्कस किया था कि इस पर निगेटिव एक तरफ आ जाता है और पॉजिटिव एक तरफ आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इस क्रिया को बोलते हैं ध्रुवण, ध्रुवण बोलते हैं इस क्रिया को। अभी आवेशित नहीं हुआ है। फिर हम करते क्या है कि एक वस्तु को हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो धन आवेश होता है वो पूरा ग्राउंड में चला जाता है। जब इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो धनावेश पूरा ग्राउंड से चला जाता है
और फिर इस वस्तु को बगल से हटा लेते हैं। अभी ये वस्तु रखी थी बगल में, अभी ये बगल में रखी हुई थी, अब क्या करते हैं, इस वस्तु को बगल से हटा लेते हैं तो पूरा पूरा आवेश पूरे पे वितरित हो जाता है और इस तरह से वस्तु आवेशित हो जाती है। 3 बातें याद रखने योग्य है, नोट्स में आप लोग लिखते जाइएगा आराम से वीडियो पॉज कर करके, ठीक है, कि इसमें पहले एक पर आवेश था दूसरे पर नहीं था। दूसरी बात, दूसरी वस्तु पर जो आवेश आया उसका परिमाण इसके विपरीत है, अगर ये धन है तो वो ऋण है, अगर ये ऋण होता तो वो धन होता, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरी बात कि डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो आवेश आया है Q डैश, अगर इस पे आवेश आया है तो Q डैश का मान होगा Q माइनस का Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K, इस पे डिपेंड करेगा, है ना। जहां K क्या है, K दूसरी वस्तु के लिए नियतांक है जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग धातु ले लेते हैं, धातुओं के लिए K का मान इनफाइनाइट हो जाता है, अगर K का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो Q डैश बराबर माइनस Q आ जाएगा, यानी धातुओं पर एग्जैक्टली उतना ही आवेश विपरीत परिमाण का आ जाएगा, धातुओं पर, है ना। अधातुओं के लिए K का मान हमेशा, अधातु, ये धातु के लिए हो गया, धातु के लिए हो गया। अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु के लिए K का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ना। अगर अधातु के लिए K का मान हमेशा 1 होगा तो यहां 1 से ज्यादा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो ये 1 में से कुछ ना कुछ अपने घटाना पड़ेगा, मतलब अधातु में जो प्रेरित आवेश होगा उसका मान हमेशा ओरिजिनल आवेश से कम आएगा, है ना। ये की पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अधातु में प्रेरित आवेश का मान ओरिजिनल आवेश से कम होगा, धातु में प्रेरित आवेश का मान ओरिजिनल आवेश के बराबर होगा, ठीक है। इसमें धातु धातु दोनों को कर सकते हैं, इसमें केवल धातुओं, क्योंकि अधातुओं में धारा चलेगी नहीं, आवेश प्रवाहित नहीं होगा अधातुओं में, है ना। और ये मुख्यतः अधातुओं में करते हैं क्योंकि धातुओं में वापस से वो कंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, इतने में किसी कोई डाउट तो नहीं है। आज अपने को आवेश पूरा निपटाना था भाई, देखो, है ना, आवेश के बारे में अपने को आज कुछ छोड़ना नहीं था, पूरा इसको आज सिरे से फिनिश करना था। अर्धचालक की बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप अर्धचालकों को अधातुओं की तरह ही समझ सकते हो। अगर यहां पे हम बात करें तो अर्धचालकों को इस वाली प्रॉपर्टी में कैटेगराइज करें तो आप उसको अधातुओं की तरह ही समझ सकते हो, ठीक। 1 घंटे में आपको आज इतने क्वेश्चन की बौछार हो गई है, आप जाके गिनिएगा, ठीक है। आपके पास कोई भी रेफरेंस किताब हो आप उसको लगाइए, जो भी किताब आपके पास हो, फिंगर टिप्स है, एररलेस है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो भी किताबें हैं, ठीक है। बट कोई एक किताब चुन लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस करिए। 50 किताबों के पीछे मत भागिए, ये भी लगा लीजिए, क्योंकि इसमें क्या आप कल पजल्ड हो जाएंगे, बस इतना टाइम आपके पास नहीं है। कोई भी एक किताब पकड़िए, कॉन्सेप्ट सारे आपको मिल रहे हैं, आप उस किताब को सॉल्व करिए, लाइन बाय लाइन उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। बिल्कुल बेटा निव्य यादव जी, प्रेरण तो दोनों में होता है ना, जब दोनों में होता है तो फिर सेमीकंडक्टर में भी होगा, क्योंकि मैंने सेमीकंडक्टर को, अर्धचालकों को आप थोड़ा थोड़ा अचालकों की तरह समझ सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा, संडे टेस्ट के बारे में विचार करेंगे हम लोग, ठीक। चलें फिर आज इसको खत्म करते हैं, दूसरी क्लास भी लेनी है अपने को, 2 मिनट का रेस्ट भी लेंगे, 2-4 मिनट का, 5 मिनट का क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आज हम लोगों ने आवेश पूरी तरह समझ लिया, कल हम लोग आएंगे तो कूलाम के नियम पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू लगाइए, कोई भी बुक हो बुक लगाइए, देखिए क्वेश्चन कहाँ फंसता है, कहीं फंसता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये वाला टॉपिक आपने डिस्कस नहीं किया है, आप वीडियो कमेंट कीजिए, मैं आके दोबारा उस टॉपिक को अगले लेक्चर में जरूर समझाऊंगा। अगर कोई भी पीवाईक्यू आपसे फंसता है, अटकता है, कोई कॉन्सेप्ट आपसे रह जाता है एक बुक का, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको कंसीडर करूंगा। क्लियर है, ठीक है, कमेंट में सबके देखता हूं, ठीक। चलिए फिर सभी को बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।